तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की स्टेट पॉलिटी या राज्य राजनीति है उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की विधानसभा अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली। बात करें 1952 की, तो 1952 से लेके 2000 की तक की जो हमारे विधानसभा के जितने भी सत्र थे वो सारे के सारे सत्र हमारे सवाई मानसिंह टाउन हॉल था वहाँ पे चलता था, अर्थात उसे ही राजस्थान की विधानसभा मानी जाती थी। या सीधा कहे तो राजस्थान विधानसभा का मुख्यालय क्या हुआ करता था, हमारे सवाई मानसिंह टाउन हॉल था। लेकिन 11वीं विधानसभा का जो 5वां सत्र था, मतलब आखिरी सत्र, जो हमारे 6 नवंबर 2000 को सवाई मानसिंह टाउन हॉल में आयोजित किया गया था। तो ये हमारा आखिरी सत्र था जब वहाँ पे आयोजित किया गया था। और जो हमारी ये परियोजना है, जैसा कि आप देखते हैं राजस्थान की विधानसभा, तो इस परियोजना का काम नवंबर 1994 में शुरू हुआ था और 2001 में जाके ये पूरा हो गया था। तो हमने विधानसभा की जो बिल्डिंग है उसके बारे में बातचीत की। बातचीत में और देखें तो भवन है, तो भवन के बाहरी हिस्से में राजस्थान की प्रसिद्ध पारंपरिक विशेषताएं दिखती है, जैसे कि हमारे झरोखे हैं, छतरियाँ, कमानी, बारादरी, मेहराब, टोडियाँ, ये सब बनाए गए राजस्थान की विधानसभा में। अंदर आते हो, अंदर प्रवेश करने पर लाउंज की दीवारों, छतों पर प्रसिद्ध राजस्थानी पारंपरिक कला की सजावटें दिखती है, जो हमारे जयपुर, शेखावटी, मारवाड़ और मेवाड़, क्या जयपुर, शेखावटी, मारवाड़ और मेवाड़ के 4 क्षेत्रों के पारंपरिक कलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, चारों की। बात करें इस भवन की, विधानसभा भवन की, तो यह भवन का 8 मंजिला ढांचा है। कितना? 8 मंजिला ढांचा है, जिसकी ऊंचाई 145 फीट है। फर्श की बात करें तो 6.8 लाख वर्ग फीट का इसकी फर्श है। जो मुख्य गुंबद है बीचों बीच जो आप देखते होंगे, जिसमें हमारा अशोक चिन्ह लगा हुआ है, उस गुंबद का व्यास 104 फीट है। और विधानसभा हॉल में 260 सदस्यों के बैठने की क्षमता है, अर्थात अभी वर्तमान में तो 200 सदस्य, लेकिन 260 सदस्यों की बैठने की क्षमता है। और इसके ऊपर 5वीं मंजिल पर यदि राजस्थान को विधान परिषद मिलती है, तो उस विधान परिषद जिसको कहते हैं उच्च सदन, उसके लिए भी समान क्षमता वाला एक हॉल है, मतलब 260 सदस्यों की बैठने की क्षमता उसकी भी है, लेकिन वो अभी खाली है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के पास कोई विधान परिषद नहीं है। बात करें इमारत की, इमारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों तरफ 4 प्रवेश द्वार है। प्रत्येक द्वार क्या राजस्थानी संस्कृति की एक अलग शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हमने राजस्थान की विधानसभा है उसकी बिल्डिंग के बारे में बातचीत की। अब बात करेंगे राजस्थान की विधानसभा के बारे में। राजस्थान की बात करें तो राज्य विधानसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 168 में किया गया है। क्या? राज्य विधानसभा का उल्लेख हमारे कहाँ किया गया? तो विधानमंडल की बात कर रहे हैं, विधानसभा की नहीं कर रहे हैं। तो राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर है, उसका उल्लेख है ना भारत के संविधान का अनुच्छेद 168 में किया गया। राज्य विधानमंडल की बात करें तो इसमें 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक तो हमारे राज्यपाल होता है, एक विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, एक होती है हमारी विधानसभा जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो गवर्नर की बात करें या राज्यपाल, तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो ये आप याद रखेंगे, वर्तमान हमारे राज्यपाल कौन है? ये है। बात करें राज्य विधानमंडल की, तो राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा तीनों से मिलकर बना होता है। राज्यपाल का उल्लेख हमारे अनुच्छेद 153 में, विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 में और विधानसभा का उल्लेख हमारे अनुच्छेद 170 में किया गया है। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे ये सारी व्यवस्था पाई जाती है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य जहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों चीज़ें पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था या बाइकैमरल सिस्टम ऑफ स्टेट। बात करें भारत में, तो भारत में ऐसे 6 राज्य हैं। कितने? 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। भारत में ऐसे कितने? 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी पाई जाती है, जैसे हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो आप इन दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं क्योंकि ये टच करते हैं दूसरे को। दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों भी राज्य एक दूसरे को टच करते हैं। अगले हमारे क्या? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और ये 2 राज्य भी हमारे एक दूसरे को टच करते हैं। तो कैसे भी आप इसको याद कर सकते हो क्रम में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पे क्या द्विसदनात्मक हमारी संसदीय व्यवस्था, विधानमंडल व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है। अब बात करते हैं विधानसभा की संरचना की।
विधानसभा की संरचना इस संगठन की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम कितने 60 सदस्य हो सकते हैं। तो विधानसभा में अधिकतम कितने 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद की बात करें तो ऐसे राज्य जिनमें विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है, तो ऐसे हमारे सिक्किम, गोवा और मिजोरम राज्य है जिनके क्या विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है। आप इसे याद रखेंगे। वैसे नियम कितना 60 का होता है, लेकिन ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सदस्यों की संख्या 60 से कम है। अब हम बात घूम फिर के आएंगे कहाँ पे, हमारे राजस्थान। राजस्थान की बात करें, जब हमारी पहली विधानसभा बनी थी तो पहली विधानसभा हमारी 1952 में बनी थी। तब हमारे विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी 160। कितनी थी हमारी 160 थी। बात करें हमारे राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन 1952 में किया गया। फिर 1956 आते आते क्या 1956 आते आते 1956 में ऐसा क्या हुआ, अजमेर का राजस्थान में विलय कर दिया गया 7वें चरण में। तो अजमेर के राजस्थान में विलय करने के बाद राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या 160 पहले थी, 30 और जुड़ गए, टोटल कितनी हो गई 190 हो गई। क्यों? क्योंकि अजमेर में कितने सदस्य थे 30 सदस्य थे, तो फिर कितने सदस्य गए 190। फिर राजस्थान की दूसरी और तीसरी विधानसभा, ठीक है, दूसरी और तीसरी विधानसभा की बात करें तो इसमें सदस्य संख्या कितनी रही 176। तीसरी विधानसभा सदस्यों की संख्या थी 176। चौथी और पांचवी विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी रही हमारी 184। राजस्थान में छठी विधानसभा कौन सी, छठी विधानसभा की बात करें तो छठी विधानसभा में 1977 की बात करें तो सदस्यों की संख्या कितनी है 200 हो गई। राजस्थान छठी विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 हो गई। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें 2026 तक रहेगी। क्या जितनी भी 200 सीटें हमारी कब तक रहेगी 2026 तक रहेगी। अतः राजस्थान में 2026 के बाद ही विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 से ज़्यादा हो सकती है, नहीं तो नहीं। ये हमारे परिसीमन आयोग के द्वारा बताया गया है। जो हमारा चौथा परिसीमन आयोग बैठा था उसने ये डिसाइड किया था कि 2026 के बाद ही विधानसभा सीटों की संख्या चेंज होगी। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसके बारे में। 1952 में 160 सदस्य, 1956 में अजमेर के शामिल करने के बाद 160 में 30 और जुड़ जाते हैं, 190 हो जाते हैं। फिर दूसरी और तीसरी विधानसभा में सदस्यों की संख्या हमारे 176, चौथी और पांचवी में 184, छठी में जाते जाते हमारे कितनी 200 हो जाती है 1977 में जाके। और यही 200 सीटें 2026 तक फिक्स हो गई है। 2026 के बाद ये बढ़ सकती है। अब बात करें राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें एससी और एसटी के लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एससी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है। तो राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके लिए आरक्षण के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 में किए गए। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 59 सीटें आरक्षित है। कितनी 59 सीटें आरक्षित है दोनों के लिए। राजस्थान विधानसभा में एससी के लिए तो 34 सीटें और एसटी के लिए 25 सीटें आरक्षित है। क्या हमारे एससी के लिए तो कितनी 34 सीटें है और एसटी के लिए कितनी 25 सीटें। जैसे कि हमारे जयपुर में 3 सीटें हमारी एससी की, क्या एससी की हमारी कितनी जयपुर में 3 सीटें, तो वैसे ही जैसे एसटी की 25 सीटें हैं, जैसे हमारे डूंगरपुर में 4 सीटें, बांसवाड़ा में 5, प्रतापगढ़ में 2, तो इस तरह हमारे टोटल राजस्थान में कितनी 25 सीटें आरक्षित की गई है। और यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि एससी और एसटी की कितनी सीटें हमारी राजस्थान विधानसभा में, तो टोटल 59 सीटें। अब हम बात करेंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 3 जिलों की सभी सीटें अनुसूचित जाति के लिए, उस जाति का जनजाति के लिए आरक्षित है। कितनी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तीनों में जितनी भी सीटें हैं सारी सारी हमारे एसटी के लिए आरक्षित है। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु सर्वाधिक आरक्षित सीटें कहाँ पे जयपुर में, और वो कितनी 3 सीटें। तो आप इसे देख सकते हैं। एससी के लिए तो सबसे ज़्यादा सीटें जयपुर में, और एसटी के लिए टोटल डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की तो सारी सीटें ही एसटी की है। जयपुर जिले में एससी की सीटें कितनी है 3 सीटें। तो ऐसा एकमात्र जिला है जहाँ पे 3 सीटें हैं एससी की। राजस्थान के राजसमंद और जैसलमेर जिले में विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अर्थात राजसमंद और जैसलमेर ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पे क्या न तो एससी के लिए न ही एसटी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अतः राजसमंद जिले में विधानसभा की कैसी भी सीट आरक्षित नहीं है, सभी जनरल की सीटें।
फिर बात करें अनुच्छेद 333 की, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये प्रावधान या इस आरक्षण को 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अर्थात कितनी, एक सीट का प्रावधान किया गया था, लेकिन 2019 तक आते आते इसको समाप्त कर दिया गया। और वैसे भी अब जरूरत नहीं है एंग्लो इंडियंस को आरक्षण देने की। बात करें विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल हमारे 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का यदि कोई सदस्य बनना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो विधानसभा सदस्य या फिर एमएलए बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता की जरूरत होती है, जैसे कि हमारे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए और वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद के द्वारा यदि कोई अन्य योग्यता निर्धारित की जाए तो वह भी उसको पार करनी पड़ेगी। बात करें विधानसभा सदस्य की, तो विधानसभा सदस्य के लिए अयोग्यता की बात करें तो विधानसभा सदस्य एमएलए पद के लिए अयोग्यताओं का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 191 में किया गया। हाँ, 191 में किया गया अयोग्यता के कौन कौन सी चीज़ें उसे नहीं करनी है। मतलब एमएलए या एमएलसी दोनों पद धारण कर लेता है वह, तो वह विधानसभा सदस्य नहीं बन सकता। मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों के ही अंदर चुना जाता है, तो वह उसको एक का को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, एमएलए और एमपी दोनों पद धारण कर ले तो भी उसे एक को छोड़ना पड़ेगा। दिवालियापन है, तो यदि वह बैंक से कर्जा ले लेता है, किसी का डिफॉल्टर हो जाता है, तो वह नहीं बन सकता। अनुच्छेद 191(2) के तहत दल बदल का दोषी है कि उसने चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़के किसी पार्टी से चुनाव लड़ा और अंत में वो अपनी पार्टी जीतने के बाद अपनी पार्टी को छोड़ देता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो हमारे 10वीं अनुसूची के अंदर जो दल बदल की बात की जाती है, तो उसका यदि दोषी है तो उसको अयोग्य माना जाएगा। और 60 दिन तक विधानसभा अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना यदि एब्सेंट रहता है, तो चुन लिया गया और विधानसभा की जो बैठकें हो रही है उसमें विधानसभा अध्यक्ष की बिना परमिशन लिए 60 दिन तक वह गायब रहता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब हम बात करेंगे विधानसभा के सत्रों की। भारत के संविधान में विधानसभा के 2 सत्रों का प्रावधान है। कितने? 2 सत्रों का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुसार विधानसभा के 2 सत्रों में न्यूनतम 60 बैठक होना अनिवार्य है। कितने? 2 सत्रों का प्रावधान किया गया है और 2 सत्रों में कितनी? 60 बैठक होना अनिवार्य है। राजस्थान में विधानसभा में कुल 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जैसे हमारे एक तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। कितने सत्र बुलाए जाते हैं? राजस्थान की विधानसभा में 3 सत्र बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अनुच्छेद 174 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्राहूत, सत्रावसान और विघटन सब राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो देख सकते हैं, सत्राहूत मतलब सत्र बुलाया जाता है, सत्र अवसान किया जाए या फिर विघटन किया जाए, तीनों हमारे राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 176 की बात करें तो अनुच्छेद 176 क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार विधानसभा का विशेष सत्र राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? राज्यपाल के द्वारा विशेष सत्र बुलाया जाता है। बात करें अनुच्छेद 175 की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में राज्य विधानसभा में राज्यपाल का प्रारंभिक और वार्षिक अभिभाषण का उल्लेख किया गया है कि जब भी नई विधानसभा बनेगी तो उसका प्रारंभिक और जब चालू रहेगी तो साल का पहला अभिभाषण किसके द्वारा दिया जाएगा? राज्यपाल का। ये कहाँ दिया गया है? हमारे 175 में दिया गया है। अब विधानसभा के बैठकों की बात करें तो विधानसभा सत्र की बैठक का स्थगन करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है। ध्यान रखना, स्थगन करने का अधिकार तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष को होता है, लेकिन आहूत करने की बात करें तो ये इन 3 शब्दों को आप ध्यान से देखना, सत्राहूत, सत्रावसान और विघटन। कई बार कन्फ्यूजन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यहाँ स्थगन, तो सत्राहूत, सत्रावसान और विघटन, इन 3 का अधिकार तो राज्यपाल का है, लेकिन स्थगन का अधिकार किसका? हमारा विधानसभा अध्यक्ष का। और लगभग चारों शब्दों का मतलब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन आप इन शब्दों का मतलब समझेंगे जब भी इस शब्द को समझ पाएंगे। बात करें विधानसभा अध्यक्ष की शपथ। विधानसभा के सदस्य, उनको शपथ कौन दिलाएगा? विधानसभा सदस्यों की शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 188 के अनुसार देखें तो विधानसभा में शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। मतलब प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल के द्वारा कोई भी एक नामित व्यक्ति होता है
ठीक है, वह नामित व्यक्ति ही विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है और प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो हमने देखा था जो हमारी लोकसभा में होता है, जैसा ही एक प्रावधान यहाँ पे, जैसे कि लोकसभा में क्या होता है कि फ्रांस की एक परंपरा होती है कि जब नई हमारी जनप्रतिनिधि सभा चुनी जाती है तो उसमें जो भी वरिष्ठ सदस्य होते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीता है उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। उनको हमारा जो सर्वोच्च लीडर, जैसे कि हमारे केंद्र में तो राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, उनको शपथ दिलाता है। जो प्रोटेम स्पीकर है वह फिर बाकी सदस्यों को शपथ दिलाता है और यही परंपरा हमारे राजस्थान में भी निभाई जाती है। तो विधानसभा के पदाधिकारियों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है कि राजस्थान में कौन कौन से पदाधिकारी है। बात करें विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष। पहले बात करें विधानसभा के अध्यक्ष की, जिसको स्पीकर भी कहते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 178 में किया गया है। कहाँ किया गया? अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष का उल्लेख किया गया। विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल डिसाइड करता है कि विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। निर्वाचन की बात करें इसकी, तो विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? साधारण बहुमत से होता है। इसीलिए ज़्यादातर चांस होते हैं जिस पार्टी की सरकार होती है उसी के चुनिंदा व्यक्ति ही विधानसभा का अध्यक्ष बनता है। कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अब विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा या त्यागपत्र की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसको? विधानसभा उपाध्यक्ष को। और तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह मिलती है 70,000। अब आप सोचते हैं तो बहुत कम है, लेकिन उनको भत्ते बहुत ज़्यादा मिलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के वेतन का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, अर्थात चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को यदि हटाना हो, तो यदि उनको हटाना है तो उसके लिए 1/5 सदस्य, मतलब जो हमारे कम से कम 40 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। कितने? कम से कम 40 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। जैसा कि हम केंद्र में देखते हैं, केंद्र में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए, तो वहाँ भी 1/5 सदस्य हैं। तो ये हम देख सकते हैं। राजस्थान में अब तक विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए कुल 6 बार प्रस्ताव आ चुका है। कितने? 6 बार। और जो लेकिन इनमें से एक बार भी पारित नहीं हुआ। और यदि आपसे परीक्षा पूछा जाए कि विधानसभा को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा बार प्रस्ताव कब आए थे, तो हमारे नरोत्तम लाल जोशी के खिलाफ 2 बार ये प्रस्ताव आ चुका है। फिर हमारे और भी जैसे निरंजन देव आचार्य, गिरिराज प्रसाद तिवारी, श्री शांतिलाल चपलोत, ये हमारे और भी जो अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनके खिलाफ ये आ चुका है हमारा प्रस्ताव हटाने का। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की 3 समितियों का पदेन सदस्य होता है। कौन कौन? कार्य मंत्रणा समिति, कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य उद्देश्य समिति। ये 3 समितियां होती है। इनका अध्यक्ष कौन होता है? हमारे विधानसभा अध्यक्ष। ये याद रखना। आपसे यदि पूछा जाए कि विधानसभा अध्यक्ष किन किन समितियों के अध्यक्ष होते हैं, तो हमारी कार्य मंत्रणा समिति है, या फिर कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य उद्देश्य समिति, तीनों के अध्यक्ष हमारे विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के कौन कौन से विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए। पहले आते हैं हमारे कौन? नरोत्तम लाल जोशी। ये 31 मार्च 1952 से 25 अप्रैल 1957 तक रहे थे, मतलब 5 साल 25 दिन ये रहे थे। पहली विधानसभा में रहे थे कौन? नरोत्तम लाल जोशी। फिर हमारे रामनिवास मिर्धा थे, 25 अप्रैल 1957 से 3 मई 1967 तक, 10 वर्ष 8 दिन ये हमारे दूसरी विधानसभा के अंदर और तीसरी विधानसभा के अंदर दोनों में ही रहे थे। अभी हम देख रहे हैं कौन से? जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रहे थे, शुरू में उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर निरंजन देव आचार्य थे, 3 मई 1967 थे, 20 मार्च 1972 तक रहे, 4 वर्ष 322 दिन। और एक कौन सी विधानसभा में रहे थे? चौथी विधानसभा। फिर हमारी 5वीं विधानसभा आती है। 5वीं विधानसभा में रामकिशोर व्यास, 20 मार्च 1972 से 18 जुलाई 1977 तक रहे, 5 वर्ष 120 दिन, मतलब 5वीं विधानसभा में। 6ठी विधानसभा की बात करें तो लक्ष्मण सिंह, 18 जुलाई 1977 से 20 जून 1979 तक, 1 वर्ष 337 दिन। अब हमारी किसकी पार्टी की सरकार आ गई? जनता पार्टी की सरकार। तो जनता पार्टी की सरकार में हमारे 2 रहे। फिर अगले हमारे अध्यक्ष रहे हमारे राम गोपाल सिंह। राम गोपाल सिंह की बात करें
तो 25 सितंबर 1979 से लेके 7 जुलाई 1980 तक, और ये 286 दिन तक रहे, और ये भी हमारी जनता पार्टी की सरकार के रहे थे। अब आते हैं हमारे किसके, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके जो अध्यक्ष है कौन, पूनम चंद्र बिश्नोई। 7 जुलाई 1980 से 20 मार्च 1985 तक रहे, 4 वर्ष 256 दिन, 7वीं विधानसभा के। अगले हमारे हीरालाल देवपुरा, ये आपको पता होना चाहिए, हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही साथ हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये हमारी 8वीं विधानसभा थी, उसके अध्यक्ष भी रहे हुए 210 दिन तक, 20 मार्च 1985 से लेके 16 अक्टूबर 1985 तक। यदि आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो ऐसे कौन से विधानसभा अध्यक्ष है जो मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, तो ये हमारे कौन है, हीरालाल देवपुरा। ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। फिर बात करें आगे, ये सब के सब अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही रहेंगे। फिर गिरिराज प्रसाद तिवारी 31 जनवरी 1986 से 11 मार्च 1990 तक रहे, 4 वर्ष 39 दिन। ठीक है, अब हम 9वीं विधानसभा की ही बात कर रहे हैं। और 9वीं विधानसभा में हमारे हरिशंकर भाभरा थे। ये मान लीजिए कि 16 मार्च 1990 से लेके 5 अक्टूबर 1994 तक रहे। ठीक है, 4 वर्ष 203 दिन रहे। फिर अचानक आ जाती है हमारी कौन, भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे शांतिलाल चपलोत थे। शांतिलाल चपलोत 7 अप्रैल 1995 से लेके 18 मार्च 1998 तक रहे, 2 वर्ष 348 दिन। और हमारे कौन रहे, समर्थलाल मीणा 24 जुलाई 1998 से लेके 4 जनवरी 1999 तक, 164 दिन। तो आप देख सकते हैं कि एकमात्र ऐसे जो अध्यक्ष है कौन, समर्थलाल मीणा, 164 दिन तक रहे, अर्थात इससे कम दिन तक कोई भी नहीं रहा। ये 164 दिन आपने एक बार भी नहीं देखा होगा। 164 दिन देख सकते हैं, तो 164 दिन लास्ट है। और सबसे ज़्यादा यदि आपने देखा हो तो रामनिवास मिर्धा है, जो 10 वर्ष 8 दिन तक रहे थे। 10 वर्ष तक का हमारे अध्यक्ष का कार्यकाल किसी भी नेता का नहीं रहा है। फिर आते हैं परशुराम मदेरणा। कौन आते हैं, परशुराम मदेरणा। तो 6 जनवरी 1999 से हमारे 15 जनवरी 2004 तक रहे, 5 वर्ष 9 दिन। ये भी कांग्रेस के थे। फिर हमारे कांग्रेस बीजेपी चलेगा। सुमित्रा सिंह 16 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2009 तक रहे, 4 वर्ष 381 दिन, 12वीं विधानसभा के। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य दीपेंद्र सिंह शेखावत 2 जनवरी 2009 से 20 जनवरी 2014 तक, 5 वर्ष 18 दिन, 13वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे। फिर आते हैं हमारे कैलाश चंद्र मेघवाल। यदि कैलाश चंद्र मेघवाल की बात करें तो 22 जनवरी 2014 से 15 जनवरी 2019 तक, 4 वर्ष 358 दिन, 14वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। फिर हमारे सीपी जोशी जी 16 जनवरी 2019 से 20 दिसंबर 2023 तक, 4 वर्ष 338 दिन, 15वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे। और वर्तमान की बात करें तो हमारे वासुदेव देवनानी जो 21 दिसंबर 2023 से हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है। वर्तमान में 1 वर्ष 14 दिन तो आज की तारीख में हो चुके हैं, और ये 16वीं विधानसभा के सदस्य हैं, और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इस तरह हमने देखा कि 18 हमारे टोटल कितने 18 लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसमें रामनिवास मिर्धा का जो अध्यक्ष पद है इसमें सबसे लंबा रहा है, और सबसे कम किसका रहा है, हमारे जो भी देखा था हमने 164 दिन, समरतलाल मीणा। तो इनका हमारा सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। फिर अब बात करें विधानसभा के उपाध्यक्ष की। विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो निर्वाचन कैसे होगा। विधानसभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि विधानसभा का जो उपाध्यक्ष कब चुना जाएगा, अध्यक्ष तय करता है। कार्यकाल की बात करें, विधानसभा का उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। निर्वाचन की बात करें तो विधानसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन साधारण बहुमत से किया जाता है। कैसे, साधारण बहुमत से होता है। इस्तीफा त्यागपत्र की बात करें तो विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। किसको, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको अपना त्यागपत्र देता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष। अब विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा में कौन कौन सी शक्तियाँ। विधानसभा की कुछ विधायी शक्तियाँ, कुछ वित्तीय शक्तियाँ होती है, साथ ही साथ कुछ मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की शक्तियाँ भी होती है। तो हम विधायी शक्तियों की बात करें
तो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का कार्य हमारे विधानसभा करती है। फिर विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है, जिसमें पहली बार 3 महीने के लिए रोक सकती है, दूसरी बार 1 महीने के लिए रोक सकती है। आप समझ गए होंगे कि जैसे एक बार लोग विधानसभा ने कोई प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद को भेजा, विधान परिषद उसको अधिकतम 3 महीने के लिए रोक लेगी और उसको सोचने के दोबारा विधानसभा को भेजेगी, और विधानसभा यदि दोबारा उसको सोच विचार करके विधान परिषद को भेजती है तो विधान परिषद केवल 1 महीने रोक सकती है। तो ऐसे करके टोटल किसी विधेयक को अधिकतम 4 महीने के लिए रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती। तो गैर सरकारी विधेयक की बात करें तो हमारे राजस्थान की विधानसभा में 4 गैर सरकारी विधेयक आज तक पास हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि जैसे इतने सारे पास हो गए, लेकिन और किसी भी विधानसभा के अंदर ऐसा नहीं हो पाया आज तक कि राजस्थान में संभव ऐसा। पहली विधानसभा में 2 गैर सरकारी विधेयक पास हुए थे, जिसमें एक तो हमारा कौन सा था, लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1952, ठीक है। दूसरी विधानसभा में एक गैर सरकारी विधेयक पास हुआ था। 5वीं विधानसभा में एक और गैर सरकारी विधेयक पास हुआ था, जिसे हमारे पशु बलि पर रोक 2020। तो इस तरह क्या है कि बहुत सारे गैर सरकारी विधेयक बिल पास हो चुके हैं। अब बात करेंगे विधानसभा की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है। धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में ही रखा जाता है, ये आपको पता होगा। और अनुदान की मांग पर मतदान भी कहाँ होता है, विधानसभा में। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद धन विधेयक के मामले में बहुत ही क्षीण है, या कमजोर है, अधिकतम केवल 14 दिन तक ये रोक सकती है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद का नियंत्रण की बात करें, विधान परिषद पर नियंत्रण विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा किया जा सकता है, जैसे हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, इनके माध्यम से विधान परिषद पर नियंत्रण रखा जा सकता है। एक होता हमारा निंदा प्रस्ताव और एक होता हमारा प्रश्न पूछकर, इनके माध्यम से विधानसभा की जो मंत्रिपरिषद है उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जैसे हमारे एक आता है अविश्वास प्रस्ताव, जिसे हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। यदि पूछा जाए परीक्षा में कि अविश्वास प्रस्ताव किस पे आधारित है, तो ये हमारे नियम जो नियमावली है विधानसभा की, तो नियम 132 पर आधारित है। अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले विधानसभा में ही पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार कहाँ की होती है, विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। सबसे पहले हमारे जो टीकाराम पालीवाल थे 1952 में जो मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ आया था, और आखिरी बार हमारे हरिदेव जोशी थे 1995 में, इनके खिलाफ तो 2 बार आ चुका है। कौन? हरिदेव जोशी थे, उनके खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज्यादा बार हमारे मोहनलाल सुखाड़ी के टाइम पे लाया गया था, और मोहनलाल सुखाड़ी के खिलाफ सबसे ज्यादा कितनी बार? 6 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। मोहनलाल सुखाड़ी की बात करें तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तीसरी विधानसभा में 5 बार लाया गया था। तो हमारी तीसरी विधानसभा थी उनकी, जिसमें मुख्यमंत्री काल में 5 बार आया था। फिर आता हमारा कौन सा? विश्वास प्रस्ताव, जिसको कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। ये हमारे नियमावली की 132A इसके अंतर्गत आता है। कौन सा? विश्वास प्रस्ताव। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री के द्वारा ही लाया जा सकता है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। राजस्थान में 1990 में 9वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, और उनके द्वारा 2 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 1993 में 10वीं विधानसभा में हमारे भैरव सिंह शेखावत थे, इनके द्वारा दोबारा 1 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया। 2009 में 13वीं विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 1 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2020 में 15वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 1 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से विश्वास प्रस्ताव आते हैं। इसको एक बार और देख लेते हैं विश्वास प्रस्ताव को। तो हमारे भैरव सिंह शेखावत के द्वारा 3 बार, तो हमारे अशोक गहलोत के द्वारा 2 बार, तो इस तरह 5 बार विश्वास प्रस्ताव तो हमने देख ही लिए। अब विधानमंडल के लिए सचिवालय की बात करें, राज्य विधानमंडल हेतु सचिवालय का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 187 में किया गया है। कहाँ पे? 187 में हमारे विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। अब और कुछ खास बातों की बात करें, राजस्थान विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महारावल संग्राम सिंह। कौन थे हमारे? महारावल संग्राम सिंह राजस्थान विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। वर्तमान में हमारे 16वीं विधानसभा चल रही है, जिसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? हमारे कालीचरण सराफ। वर्तमान में कौन सी? 16वीं विधानसभा चल रही है। पूनम चंद्र बिश्नोई की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में अब तक 3 बार प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। कौन? पूनम चंद्र बिश्नोई।
और पूनम चंद्र बिश्नोई एकमात्र ऐसे विधानसभा सदस्य हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष मतलब स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मतलब उपाध्यक्ष सभी पदों पे रह चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो राजस्थान की विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे। बात करें राजस्थान विधानसभा के सचिवालय के वर्तमान सचिव कौन है? हमारे सुधांशु पंत। राजस्थान विधानसभा नियम 1956 के तहत कार्य करती है। नियमों की बात कर रहे थे अपन, तो नियम कौन से हमारे 1956 के, उसके तहत कार्य कर रही है। वर्तमान में हमारे 16 विधानसभा में कोई, ये 16वीं है, 16 विधानसभा में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है अभी, केवल अध्यक्ष हमारे वासुदेव देवनानी। आज तक राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया तो गया लेकिन पास कभी नहीं। क्या अविश्वास प्रस्ताव लाए तो बहुत बार गए लेकिन वो एक बार भी पास नहीं हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण का समय हमारे कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा ही तय किया जाता है। विधानसभा की बैठक की पूर्व सूचना हमारे विधानसभा सचिव के द्वारा 21 दिन पहले जितने भी सदस्य होते हैं उनको दे दी जाती है कि भैया इतनी तारीख को मीटिंग होगी, चुपचाप आ जाना। अब हम बात करेंगे किसकी? राजस्थान में महिला विधायकों की संख्या की। सलूम्बर से भाजपा की शांता अमृतलाल मीणा के विधायक बनने के बाद, मतलब हमारी लास्ट कौन बनी? सलूम्बर से भाजपा की शांता अमृतलाल मीणा। उसके बाद राजस्थान की राज्य विधानसभा में महिला विधायक की संख्या अब कितनी हो गई? 21। इसमें भाजपा के विधायक हमारे 10, कांग्रेस की हमारी 9 है और 2 कितनी है? निर्दलीय। हमारे 16वीं विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हमारा टोटल महिला विधायक की संख्या कितनी हो गई? 21, जिसमें 9 तो हमारी कांग्रेस की, 10 हमारे बीजेपी की और 2 निर्दलीय। एक और खास बात देख लेते हैं, यदि राजस्थान विधानसभा में कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो सामान्य अभ्यर्थी के लिए अमानत राशि 10,000 रुपये, SC और ST के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी। जैसे कई बार होता है ना, जैसे चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो ये कहा जाता है कि इसकी तो जमानत जब्त हो गई, तो एक निश्चित प्रतिशत यदि वोट उसे कैंडिडेट को नहीं मिलते हैं तो जमानत राशि को सरकार जब्त कर लेती है। सरकार तो क्या करेगी, लेकिन हमारा निर्वाचन आयोग इसको जब्त कर लेता है। एक विधानसभा के चुनाव के लिए चुनाव खर्च की सीमा कितनी है? 40 लाख रुपए आता है। 40 लाख रुपए वह खर्च कर सकता चुनाव के अंदर। और हमारे वर्तमान में कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है। इसे आप याद रखेंगे। 16 विधानसभा की स्थिति देखें तो 16 विधानसभा में चल रही है। इस उपचुनाव के बाद राजस्थान की 16 विधानसभा में अपने 200 सदस्यों के साथ पूर्ण हो गई है। स्थिति देखें तो वर्तमान में बीजेपी की 119 सीट, कांग्रेस की 66, भारत आदिवासी पार्टी की 4, बहुजन समाज पार्टी की 2, राष्ट्रीय लोकदल की 1 और निर्दलीय कितने? 8। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राजस्थान की विधानसभा के बारे में बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। अगले वीडियो में हम विधान परिषद के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।